पूरी दुनिया में कोविड के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आंकड़ों की देखें तो भारत दूसरे स्थान पर है। लेकिन ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में लगभग 2 हफ्ते पहले अमेरिकन कंपनी फाइजर ने बायोनटेक कंपनी के साथ ये अनाउंस किया कि वो कोरोना वैक्सीन को लाने के करीब हैं। उन्होंने 90% एफिशिएंसी वाली वैक्सीन तैयार की है। और ठीक 1 हफ्ता पहले दूसरी अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने अनाउंस किया कि उनकी वैक्सीन 94.5% एफिशिएंट है। कोविड के इस डेस्परेट टाइम में अपने आप एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही कंपनी जो है वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, नई टेक्निक इस्तेमाल कर रही है इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में, जिसे कहते हैं mRNA वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। नमस्कार, मैं कौशिक कमल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। इस वीडियो को मैं 3 भाग में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट में ये होगा कि आखिर ये mRNA वैक्सीन है क्या, ये नई टेक्निक क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, हमारे शरीर पर इसका क्या असर होगा और कैसे हमारे शरीर के अंदर ये प्रभाव डालेगी, कैसे ये कोरोना को रोकेगी। दूसरा पार्ट ये कवर करेगा कि मॉडर्ना और फाइजर, इन दोनों कंपनियों से निकल कर आ रही वैक्सीन की विशेषता क्या है, दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है, कब तक मार्केट में अवेलेबल होगी, सबसे पहले किस कंट्री को जाएगा, इंडिया तक कब तक आएगा, इन सभी विशेष बातों की चर्चा सेकंड वीडियो का पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट में मैं ये कवर करने की कोशिश करूंगा कि फाइजर, मॉडर्ना, बायोनटेक, इनके अलावा और कौन सी कंपनी है और कौन से देश हैं जो वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पहले पार्ट में आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर mRNA वैक्सीन है क्या। यदि हम जेनेटिक्स के टर्म में बात करें तो हमारा पूरा जीवन जो है वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, इन्फॉर्मेशन का बहाव है। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इन्फॉर्मेशन का बहाव होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर काम करता है। शरीर के छोटे यूनिट, यदि हम सेल की बात करें, सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस होता है और उसके आउटसाइड होता है साइटोप्लाज्मा। न्यूक्लियस में ही होते हैं डीएनए और जेनेटिक कोड्स, जहाँ पे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। और यदि एक सेल की यूनिट में यदि कोई फंक्शन कराना हो, वो ऑर्डर जो है वो न्यूक्लियस की तरफ से आता है और न्यूक्लियस से रिलीज होता है mRNA, मैसेंजर आरएनए। वो मैसेज लेकर अदर एलिमेंट तक जाता है साइटोप्लाज्मा में और एक ऑर्डर पास करता है और उसके अकॉर्डिंग सेल के एलिमेंट्स वर्क करते हैं। ये तो हुई हमारे शरीर के सेल के काम करने की पद्धति। mRNA वैक्सीन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर वैक्सीन होती क्या है। कन्वेंशनल तरीके की बात करें, जो पुरानी पद्धति है उसकी बात करें, तो वैक्सीन के अंदर होता है इनएक्टिव फॉर्म में या वीक फॉर्म में, या किसी भी वायरस का जिसका हम इलाज करने जा रहे हैं उस वैक्सीन से, उस वायरस का छोटा सा पोर्शन। उससे ये होता है कि हम उस वायरस को इनएक्टिव फॉर्म हो या वीक फॉर्म हो शरीर के अंदर पहुँचाते हैं। वो सेल जो है हमारा वो रिकॉग्नाइज करता है और हमारे बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और उसे मारने का काम करती है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जिस वायरस का इलाज करना है उस वायरस को हमारे ही शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में, और बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें वह ग्रो करता है, देन बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन ये पुरानी और बहुत ही कारगर पद्धति है और आज तक यही चलती आ रही है। अब हमें किसका इलाज करना है? अब हमें इलाज करना है कोरोना वायरस का। तो पहले हम समझ लें कि आखिर कोरोना कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कोरोना कैसे काम करता है, हम उसके खिलाफ कुछ भी दवाई या वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते। यदि हम कोरोना के स्ट्रक्चर पे नज़र डालें तो उसके अंदर है आरएनए जीनोम, राइबोन्यूक्लिक एसिड जीनोम, और उसको कवर कर रहा है एक प्रोटीन शेल। आरएनए जीनोम को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर है इन्वेलप और उसके ऊपर लगा हुआ है स्पाइक्स प्रोटीन। वायरस की एक कमी होती है कि वायरस अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता। जैसे कि सेल है, टूटता है और अपने आप को कई संख्या में बढ़ा लेता है, लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है, वायरस को एक जगह चाहिए होती है जहां जिसकी मदद से वो रिप्लिकेट करता है। इसलिए वायरस हमेशा हमारे शरीर के सेल को इस्तेमाल करता है। सो कोरोना के केस में क्या होता है कि जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स प्रोटीन हैं जो कोरोना के चारों तरफ लगे हुए हैं, वो हमारे सेल के रिसेप्टर से चिपक जाते हैं, जिसे ACE2 कहते हैं, ACE2। ACE2 जो है हमारा सेल का रिसेप्टर है और कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है वो जाकर चिपक जाता है। कोरोना में क्या होता है कि कोरोना कभी भी सेल के न्यूक्लियस पार्ट पे अटैक नहीं करता। कोरोना डायरेक्टली अटैक करता है राइबोसोम पे। राइबोसोम जो है वो हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोरोना का वायरस जो है उस पर कब्जा करने के बाद उसको ऑर्डर देता है कि इंस्टीड ऑफ हमारे शरीर के प्रोटीन बनाने के बजाय वो कोरोना का प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू करे। तो होता यह है कि जब हमारे शरीर में 2 या 4 वायरस घुसते हैं, वो सबसे पहले 2 या 4 सेल पे कब्जा करते हैं। वो कब्जा करने के बाद वो राइबोसोम को ऑर्डर देते हैं कि कोरोना का स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू करें। इसको कहते हैं सेल को हाईजैक कर लेना। और इस तरह से राइबोसोम को बस ऑर्डर की जरूरत होती है। राइबोसोम को कोई मतलब नहीं कि ऑर्डर क्या है और क्या नहीं आ रहा है,
वो डायरेक्ट स्पाइक सेल बनाना शुरू कर देता है। राइबोसोम के द्वारा नए प्रोड्यूस्ड हुए स्पाइक सेल्स कंबाइन होके नए नए वायरस का तैयार करना शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर में वायरस की संख्या बढ़ने लग जाती है। हमारा सेल जो है इफेक्ट होने लगता है और बढ़ती हुई वायरस की संख्या और ज़्यादा सेल्स पे कब्जा करते हैं। 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाता है और हम कोरोना से पीड़ित होकर बीमार होने लग जाते हैं। तो यदि कोरोना के अटैक को यदि हम बखूबी देखें तो वहाँ पर हो ये रहा है कि कोरोना का जो जीनोम है, जो आरएनए जीनोम है उसके अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डर देने के लिए। और बजाय कि कोरोना के पूरे वायरस के निर्माण के हमारा राइबोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन ही बनाता है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है, पुराना तरीका है वैक्सीन का, कि जिसमें पूरे वायरस को शरीर में पहुंचाया जाता है, साइंटिस्ट जो हैं वो नई टेक्निक लेकर आए कि हम बजाय पूरे वायरस को शरीर में पहुंचाने के, हम सिर्फ आरएनए जीनोम को ही क्यों न पहुंचाएं, हम वो मैसेज को ही क्यों न पहुंचाएं कि जिससे हमारे अंदर शरीर में स्पाइक प्रोटीन पैदा की जा सके। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस mRNA वैक्सीन में साइंटिस्ट ने नया क्या करने की कोशिश की। साइंटिस्ट ने सबसे पहले कोरोना के जीनोम को रीड किया। रीड करने के बाद उन्होंने उस कोड को बाहर निकाला जो कोड रिस्पॉन्सिबल है स्पाइक प्रोटीन पैदा करने के लिए। क्योंकि जब कोरोना हमारे सेल में पहुंचता है तो एक ऑर्डर रिलीज करता है। साइंटिस्ट ने वही इन्फॉर्मेशन को पकड़ा। सो जो कोड रिस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेल को कि वो स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सके, साइंटिस्ट ने वही जीनोम और वही कोड को बाहर निकाल लिया। इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कट किया, उस जीनोम को ही सिर्फ बाहर निकाला, बजाय कि पूरे वायरस को हमारे शरीर में भेजने के, सिर्फ उस जीनोम को कट करके बाहर निकाला और एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन किया। तो अब हमारे पास है बना हुआ mRNA। अब इस mRNA को डायरेक्टली भेजा नहीं जा सकता, इसके डैमेज होने के चांसेस हैं। तो उसे साइंटिस्ट ने कवर किया LNP से, लिपिड नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। लिपिड जो है वो फैट को कहते हैं। सो वैक्सीन के अंदर जो mRNA है वो राइबोसोम से मिलेगा और राइबोसोम को ऑर्डर देगा कि वो स्पाइक प्रोटीन का प्रोड्यूस कर सके। स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस करते ही हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो तुरंत रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। सो क्या हो रहा है कि हम एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रतिरोधक क्षमता के लिए। अब कहीं भी कुछ स्पाइक प्रोटीन दिखे उसको अटैक करना। सो हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्रिएट की गई वैक्सीन के थ्रू। राइबोसोम जो है वो स्पाइक प्रोटीन क्रिएट किया और हमारी खुद की प्रतिरोधक क्षमता ने, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। अब जब कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, एंटीबॉडी उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। अब एंटीबॉडी जो है यदि कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को चारों तरफ से घेर लिया तो कोरोना कभी भी किसी सेल के रिसेप्टर से अटैच हो ही नहीं पाएगा, तो हमारे सेल पे कब्जा नहीं कर पाएगा और हमारे सेल को कभी कह नहीं पाएगा कि भाई आप और मोर एंड मोर वायरस प्रोड्यूस करो। तो इस वैक्सीन के थ्रू हमारा बचाव निश्चित है। अब देखते हैं कि आखिर mRNA वैक्सीन जो है वो नई वैक्सीन जो है इसके फ़ायदे क्या हैं। mRNA वैक्सीन मेथड का पहला जो फ़ायदा है कि हमारा शरीर जितने भी तरह के प्रोटीन पैदा करता है, अभी तक जो मनुष्य है वो उसका 1/3 ही बनाने में सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन mRNA, क्योंकि mRNA एक कोड है, हम उस कोड के थ्रू, उस जीनोम, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपने शरीर के सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं, बना सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा है कि हमारे सेल में क्या होता है कि जब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ कई फंक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं। तो mRNA पद्धति के थ्रू हम सिर्फ उस प्रोटीन को ही पैदा नहीं करा सकते, हम अदर जो फंक्शन चल रहे हैं पैरेलली उनको भी इंफॉर्मेशन देकर पैरेलली रन करा सकते हैं बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए। तीसरा फ़ायदा इसका है कि लागत। mRNA को प्रोड्यूस करने में लागत कम होती है और समय बहुत ही कम लगता है। जैसे कि इन जनरल जो आज तक रिकॉर्ड रहा है, वह जो कन्वेंशनल वैक्सीन है उसको प्रोड्यूस करने में 3 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं, 10 साल तक लगे हैं। लेकिन कोरोना के इस नए वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने में 1 साल से भी कम समय लगा है। mRNA वैक्सीन जो है एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। आप बस जीनोम उसके अंदर का चेंज कीजिए और वो किसी और चीज़ का वैक्सीन बन जाएगा। जिस तरह का जीनोम होगा और जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोटीन के कारण वो डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन हो जाएगा। और इस क्राइसिस के टाइम पे सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा है कि कम समय में ज़्यादा संख्या में वैक्सीन का प्रोड्यूस करना। आज ऑलमोस्ट 8 बिलियन की आबादी है इस दुनिया में और सभी को कोविड की वैक्सीन चाहिए। तो mRNA टेक्निक के थ्रू कम समय में बहुत ज़्यादा, जैसा कि कहा जा रहा है कि मार्च तक 1.3 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है यहीं समाप्त होता है। पहले पार्ट में हमने कवर किया कि mRNA है क्या, उसकी विशेषता क्या है,
और उसके फ़ायदे क्या हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, लोगों तक शेयर करें, हेल्प करें मेरी इस चैनल को ग्रो करने में। उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट आप ज़रूर देखें। आप सभी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, हमेशा कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।